दोनों ही करा दिए थे, डेविस भी करा दिए थे, एक्टरमैन भी। इसका फॉलो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ये बचा रह गया था, वो मैं दिखा देता हूँ आपको, फिर उसके बाद अगला नेक्स्ट स्टेप करेंगे। जैसे एक्टरमैन के ऊपर है कि एक कार है पाइवेटेड पिन्स 1.14 मीटर अपार्ट, ठीक है। यानी पाइवेटेड पिन कौन से होते हैं, जो आपके डायग्राम में ये ए और बी, क्योंकि इसके अबाउट आपका स्टब एक्सेल होता है और यहाँ पे व्हील होता है, तो व्हील इस पॉइंट के अबाउट ऐसे रोटेट करता है आगे पीछे, ये इस तरह से आगे पीछे रोटेट करता है। तो इस पॉइंट के अबाउट यहाँ पे जो लेफ्ट वाला व्हील है वो ऐसे रोटेट करेगा, तो ये वाले पॉइंट के अबाउट करता है, इसीलिए इस पॉइंट को, ए पॉइंट को और बी पॉइंट को पाइवेटेड सेंटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये पाइवेटेड सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना बता दिया इसने, 1.14, ठीक है। तो ये 1.14 हो गया, तो सी जो है हमारा 1.14 हो गया, उसको हम सी बोलते हैं। लेंथ ऑफ ईच ट्रैक आर्म इज 0.153, ठीक है। तो ट्रैक आर्म कितना होता है, ये ट्रैक आर्म है, इसको बोलते हैं, ये बीसी लेंथ और एडी कल बता दिया था आपको। तो इसकी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.153 जितना बोला हुआ है, और यूनिट भी ध्यान रखनी है, मीटर है लॉन्ग। एंड द ट्रैक रॉड बिहाइंड द एक्सेल इज 1.04 लॉन्ग। तो 1.04 आपका जो ट्रैक रॉड है जो बिहाइंड द फ्रंट एक्सेल है, ठीक है। तो बिहाइंड है तो इसका मतलब एक्रोमैन है या डेविस है। अगर आपका फ्रंट एक्सेल है उसके पीछे आपका ट्रैक रॉड है, ये ट्रैक रॉड है, पीछे की तरफ है, फ्रंट एक्सेल है ये और उसके पीछे की तरफ है, तो इसका मतलब वो कौन सा है, एक्रोमैन, ठीक है। तो यहाँ नहीं भी बताया तो भी आपको पता लग गया कि ये एक्रोमैन है, जब यहाँ पे इसने एक लाइन लिखी कि बिहाइंड द ट्रैक रोड बिहाइंड द एक्सेल इज 1.04 मीटर लॉन्ग। तो आपका ये जो लेंथ है एल जो हो जाएगा वो ये जो एल है वो आपका कितना हो जाएगा, 1.04 मीटर लॉन्ग। अब उसके बाद ये दोनों सारी चीज़ें आप नोट कर लो, एल की वैल्यू हो गई, आर की वैल्यू हो गई, सी की। डिटरमाइन द व्हील बेस फॉर द ट्रू रोलिंग ऑफ ऑल द व्हील्स व्हेन द इनर व्हील स्टब एक्सेल इज 55 डिग्री टू द सेंटर लाइन ऑफ द कार। इनर व्हील यानी जिस साइड टर्न ले रहे हो उस साइड, तो हम जनरली लेफ्ट लेते हैं, लेफ्ट वाला ले लेते हैं, लेफ्ट में इनर व्हील कौन सा हो जाएगा, ये वाला, और ये हो जाएगा राइट वाला आउटर व्हील। तो इनर व्हील कितना एंगल चेंज कर रहा है आपका, हमें निकालना है व्हील बेस निकालना है एक, तो ये लेंथ निकालनी है यहाँ से लेके यहाँ तक व्हील बेस, तो वो क्या होता है, बी होता है, तो बी की वैल्यू निकालनी है। और साथ में बोलता है ये कब निकालनी है, फॉर द ट्रू रोलिंग ऑफ ऑल द व्हील, यानी प्योर रोलिंग हो रही हो व्हेन द, जा रहा हूँ। आवाज बंद कर दो भाई, आवाज बंद कर दो। ओ भाई बंद कर ले आवाज। कौन है यार ये, हेलो, कतई बेवकूफ आदमी है यार ये, सुन भी नहीं रहा। अब आपका डिटरमाइन द व्हील बेस फॉर द प्योर ट्रू रोलिंग ऑफ ऑल द व्हील्स, जो ट्रू रोलिंग करनी है आपकी व्हील की, तो उसके लिए इनर व्हील स्टब एक्सेल कितना होना चाहिए, इनर व्हील स्टब एक्सेल 55 डिग्री टू द सेंटर लाइन ऑफ द कार, क्लियर। तो इसका मतलब क्या है, ये 55 डिग्री सेंटर लाइन से 55 डिग्री होना चाहिए। तो आपका थीटा जो होगा वो क्या होगा, 90 माइनस हो जाएगा, ये देखो दिखा देता हूँ, ये आपका थीटा है, ये थीटा है आपका। तो ये बोल रहा है वर्टिकल से, ये वर्टिकल से सेंटर लाइन से, क्योंकि सेंटर लाइन क्या है ऐसे वर्टिकल, तो सेंटर लाइन से आपका ये एंगल कितना बना रहा है, ये 55 डिग्री। तो थीटा कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। आप अगर ये करोगे तो थीटा आपका इस तरह से इधर आएगा, तो वो थीटा कितना हो जाएगा 90 माइनस 55, तो सॉरी 55, तो 35 डिग्री हो गया आपका। तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया, थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 55 डिग्री। अब आपका ये सारी वैल्यूज आ गई, आपको पता है साइन अल्फा कितना होता है, पिछले लास्ट में हमने न्यूमेरिकल ये सॉल्व किया था, तो साइन अल्फा प्लस थीटा इज प्लस साइन अल्फा माइनस फाइव इक्वल टू 2 साइन अल्फा, और 2 साइन अल्फा में साइन अल्फा क्या होता है, वाई बाई आर, हमने निकाला था ये एक्रोमैन के लिए। तो अभी एक्रोमैन वाले ही इक्वेशन लगानी है हमने, ये याद रखना पड़ेगा आपको फॉर्मूला। तो आप पहले सीधा साइन अल्फा इज इक्वल टू वाई बाई आर निकाल लो, तो वाई कितना है भाई, तो वाई आपको नहीं पता डायरेक्ट, तो वाई आप डायग्राम में जाओ, डायग्राम में देखो, मैं इसको क्लीन कर देता हूं ताकि आपको, ये वाई है, ठीक है। तो आपको वाई निकालना है, तो वाई को निकालने का क्या तरीका हो सकता है, को बता सकता है,
c माइनस एल बाई टू बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल लेंथ है, c हमें दिया हुआ है, l दिया हुआ है, तो y की वैल्यू क्या होगी, c माइनस एल बाई टू भी हम कर देंगे, क्योंकि हाफ हाफ है ना, आधा y इधर है आधा y इधर है, ठीक है ना, तो 2y जो है वो c माइनस एल के बराबर होगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे करिए, y इजल टू सी माइनस एल बाई टू और r एज इट इज़। तो c की वैल्यू आपको पता है, ये लिखी हुई है, l की वैल्यू आपको लिखी हुई है यहाँ पे 1.04 गिवन है, r की वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू पुट करो और आपका साइन अल्फा इक्वल टू ये आ गया। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आप मोड जो है कैल्सी का वो डिग्री रख रहे हो कि रेडियन। अगर आपको डिग्री में चाहिए तो डिग्री मोड रख के आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अल्फा जो है साइन इनवर्स करोगे तो आपका 19.07 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको करना है। और एक्रेमल स्टेरिंग, अब अल्फा आ गया, ठीक है, लेकिन हमें अल्फा क्या चीज़ है, वो जो नॉर्मली स्ट्रेट रहता है तब कितना एंगल बनाता है, जब स्ट्रेट रहता है तब एंगल कितना बनाता है, वो अल्फा आया है। इसका हम यूज़ करेंगे बाकी चीज़ निकालने के लिए। तो अब साइन अल्फा निकाल लिया, फॉर्मूला जो था मेन ये था एक्रेमन का, साइन अल्फा प्लस थीटा प्लस साइन अल्फा माइनस फाइव इक्वल टू 2 साइन अल्फा। तो इसमें साइन अल्फा की वैल्यू पुट कर दो आप डायरेक्ट 0.3268 और इसे सॉल्व कर लो, ठीक है। आप कहीं इसे बार बार 19.07 करके सॉल्व करो, यहाँ जब ऑलरेडी साइन सॉल्व है यहाँ पे, तो ये डायरेक्ट ही पुट करना टाइम बचाने के लिए। तो आपका ये सीधे सीधे सॉल्व हो जाएगा। आप बाकी वैल्यूज़ पुट कर दो, अल्फ़ा आपने निकाल लिया था 19.07 डिग्री और थीटा आपका था 35 डिग्री। सारी वैल्यूज़ पुट करोगे, सिर्फ एक वैल्यू नहीं पता आपको फाई, तो वो फाई निकल आएगी, क्योंकि इन्होंने बोला है ट्रू रोलिंग ऑफ ऑल द व्हील्स निकालनी है। यानी कि जब लेफ्ट टर्न ले रहा था तब इसका तो थीटा हमें दे दिया था इनडायरेक्टली, लेकिन इसका नहीं दिया था, तो इसका एंगल कितना बनेगा स्टेयरिंग करते वक्त, वो फाई निकालना है, क्योंकि सारे व्हील का उसने बोला है कि आपको एंगल निकालना है। तो आपने y का जो है फाई कैसे निकलेगा, वो इस फॉर्मूले में जब बाकी वैल्यू पुट करेंगे तो फाई की वैल्यू आ जाएगी। फिर साइन को इधर ले जाना, 19.07 डिग्री माइनस फाइव इजिकल टू दिस आएगा, जो भी माइनस डिग्री है फाइव ये वाला एंगल इधर ले आना। बस इसमें ये ध्यान रखना कि सब डिग्री में हो, तो फाइव की वैल्यू जो आएगी वो 28.05 डिग्री आ गया, क्लियर। लेकिन अब क्योंकि एक्रोबन जो है वो आपका करेक्ट स्टेयरिंग की इक्वेशन को फॉलो करता है, हमने ये मान के चल रहे थे, प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ करेक्ट स्टीयरिंग को फॉलो करता है, या प्रिंसिपल ऑफ करेक्ट स्टीयरिंग को फॉलो करता है, तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो जो थीटा और फाई जो यहाँ से आई है, थीटा जो थी हमारी 35 डिग्री और फाई जो आया है कितना 28.05 डिग्री, तो ये वाली वैल्यूज़ अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूँ तो इसको वो सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो उसके हिसाब से जो सी और बी की वैल्यू है, सी तो हमें गिवन है, तो बी की जो वैल्यू आएगी उसका मतलब वो बी रखना पड़ेगा, ताकि हम हमारी गाड़ी जो है वो फंडामेंटल इक्वेशन को फॉलो करे। तो इसीलिए ये इसमें फाई और थीटा की वैल्यू पुट कर दिया आपने, सी की वैल्यू पुट करी, बी की वैल्यू आ गई। बी की वैल्यू कितनी आई 2.07 2.6761। ये क्या है 2. फ्रंट व्हील फ्रंट एक्सेल और रेयर एक्सेल के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। ये व्हील बेस होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। और व्हील ट्रैक क्या होता है, यहाँ पे जो व्हील है और यहाँ जो व्हील है इसके बीच का डिस्टेंस, उसको हम व्हील ट्रैक कहते हैं। और पाइवेटेड सेंटर उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। और ये जो पाइवेटेड सेंटर है बी एंड ये जो पाइवेटेड सेंटर है ए, इनके बीच के डिस्टेंस को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमने वो हमें बाकी चीज़ें दी हुई थी वो हमने सॉल्व कर ली। यहाँ पे बी की वैल्यू निकालनी थी, उसने बोला था फाइंड द व्हील बेस वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे लिखा डिटरमाइन द व्हील बेस, तो वो हमने सॉल्व कर लिया। इस तरह से आपको ये सॉल्व करना, क्लियर। अब एक दो चीजें सर और, हाँ बोलो। सर ये जो मतलब जो करेक्शन वाली जो इक्वेशन थी, करेक्ट वाली, एक मिनट, बोलो बोलो। ये जो करेक्ट वाली इक्वेशन होती है ये तो एग्रीमेंट में जब वैलिड होती है ना, जब मैक्सिमम वो होता है, हाँ मैक्सिमम या मिनिमम बिल्कुल एंगल होता है बिल्कुल तब। बिल्कुल, लेकिन मैंने ये भी बताया था ना साथ में कि हम ले सकते हैं, क्योंकि वो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट दे रहा है, ये इट इज नॉट द एग्जैक्ट रिजल्ट, इट इज एन अप्रोक्सीमेट रिजल्ट। तो अप्रोक्सीमेट अच्छा के हिसाब से हमने कर रखा है कि क्लोज है ऑलमोस्ट, तो जो अच्छा स्किडिंग होगी वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगी, तो इसलिए हम ले सारी जगह के लिए रहे हैं। लेकिन जो एक्चुअली वैलिड होगी वो सिर्फ सेंटर के लिए। अगर कोई एग्जैक्टली पूछे कि एग्जैक्टली फॉलो करता है, तो वो सिर्फ सेंटर, एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट जब टर्न ले रहा होगा तभी फॉलो करेगा। तब लेकिन जी अभी हमने इसलिए फॉलो किया, ये बीच में कोई भी एंगल के लिए इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि इससे अप्रोक्सीमेट रिजल्ट आएगा, और अप्रोक्सीमेट जी रिजल्ट जो है वो ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू द फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। जी ठीक है।
तो कम से कम जैसे मान लो यहाँ पे आंसर आना चाहिए था एग्जैक्ट के हिसाब से 28.9 आना चाहिए था, लेकिन हमारा आ रहा है 28.05। तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा आपके व्हील के उसमें स्किडिंग में, ठीक है, इस वजह से। क्लियर? चले अब ये देखते हैं। मैंने वीडियो सारे आपके अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हो, ठीक है, जब चाहे देखना चाहो देख लेना। अब ये देखते हैं, अब एक जो चीज़ है ये टॉर्क है, आपके सिलेबस में कहीं क्लियरली मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको ये फिर भी बता देता हूँ, बड़े काम की चीज़ है। देखते हैं इसको कैसे करना है। इसका डायग्राम एक और होना चाहिए था, वो पता नहीं क्यों नहीं है यहाँ। हाँ ये रहा, ये देखो। अब इसका हेडिंग जो है वो कॉर्नरिंग फोर्स लिख सकते हो आप, कॉर्नरिंग फोर्स। इसका मतलब क्या है, एक्चुअल में क्या होता है, जब व्हील है, व्हील को हम मान लो टॉप साइड से देख रहे हैं, टॉप व्यू से, ऐसे व्हील होती है ना, गाड़ी को टॉप व्यू से देखेंगे तो ये इस तरह से दिखेगी। तो अभी मैं ये वाला व्हील ले रहा हूँ मान लो, ठीक है, ये वाला व्हील दिखा रहा हूँ, तो ये वो व्हील है। अब होता क्या है, इसकी लाइन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन किस साइड है, ये सीधी आगे की तरफ। ये मैं आकर दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। ये जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो ये, तो यही मोशन मैं वर्टिकल लाइन से दिखा रहा हूँ कि स्ट्रेट चल रही है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन। लेकिन क्या होता है, जब आपका व्हील, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है ना, ये रोटेट कर रहा है इस तरह से अपनी अपने एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट, अगर टॉप व्यू से देखें तो ये ऐसे रोटेट कर रहा है अपनी एक्सिस के अबाउट, तो उसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होती है, और उसकी वजह से क्या होता है, इस व्हीकल पे साइड फोर्स लगता है ऐसे बाहर की तरफ, जो व्हील को क्या करेगा, क्या बाहर की तरफ धकेलना चाहेगा, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है, ये ऐसे मैं दिखा देता हूँ। व्हील जो है पहले स्ट्रेट ही है, ये व्हील आपका इस तरह से स्ट्रेट है। अब क्योंकि ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, टॉप व्यू से देख रहे हैं, और ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो व्हीकल जहाँ जा रहा है सीधा सीधा, तो व्हील भी उसको फॉलो करेगा ऐसे ही, रोटेट भी कर रहा है और ट्रांसलेटरी मोशन भी है। तो रोटेट होने की वजह से इसके सेंटर के अबाउट, इसको बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं साइड थ्रस्ट। क्या बोलते हैं? साइड थ्रस्ट। क्योंकि अब ये व्हील बाहर निकलना चाहेगा फोर्स लगने की वजह से, तो हमें इसे बैलेंस करना होगा कि ताकि वापस इस पे इतना ही फोर्स वापस उल्टी डायरेक्शन में लगे। लगना तो चाहिए सेंटर में, लेकिन सेंटर में नहीं लगता है, ये क्या लगता है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस अवे यहाँ पे लगता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि ये यहाँ लगेगा, ठीक है। लेकिन ये फोर्स ऐसे कैसे लगाएं अब हम, तो ये फोर्स जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें व्हील को, जो कि हमारा सीधा था, उसको थोड़ा सा इंक्लाइंड करना पड़ता है। तो जैसे ही हम व्हील को थोड़ा सा इंक्लाइंड करते हैं, थोड़ा सा स्लिप, इसको बोलते हैं स्लिप एंगल। क्या बोलते हैं? स्लिप एंगल। तो ये स्लिप एंगल देते हैं। अब इस स्लिप एंगल देने से क्या होता है, जब ये एंगल पे हो जाता है इंक्लाइंड, अब इसकी एक्सिस क्या हो गई, ये हो गई, ये इसकी एक्सिस हो गई, ये जो है इसकी एक्सिस हो गई इंक्लाइंड। अब इस एंगल की देने की वजह से क्या होगा, इसके ऊपर एक और फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, वो इंक्लाइंड होने की वजह से, क्योंकि रोड की वजह से ग्रिप बन रही है और उसकी वजह से एक फोर्स अंदर की तरफ लगता है, उसको हम बोलते हैं कॉर्नरिंग फोर्स। और ये कॉर्नरिंग फोर्स साइड थ्रस्ट के फोर्स के बराबर होता है और बैलेंस करता है। लेकिन इन दोनों के बीच में एक प्रॉब्लम क्या आती है कि ये बिल्कुल इसके लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं रहता, यहाँ नहीं लगता, ये कॉर्नरिंग फोर्स यहाँ लगना चाहिए था लेकिन यहाँ नहीं लगता, ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस अवे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अवे मान लेते हैं, एक्स डिस्टेंस दूर रखता है, जिसको बोलते हैं एक्स, और इसका नाम बोला जाता है न्यूमेटिक ट्रेल। न्यूमेटिक ट्रेल थोड़ा सा पीछे रह गया इसलिए ट्रेल बोल रहे हैं, न्यूमेटिक ट्रेल। और ये कॉर्नरिंग फोर्स इस साइड लगता है। अब इसकी वजह से होगा क्या, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ थोड़ा। कॉर्नरिंग फोर्स लगने की वजह से क्या होगा, अब इनके दो पैरेलल फोर्स हैं और अपोजिट डायरेक्शन में, लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। लाइन ऑफ एक्शन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस एक्स दूर पे है, तो ये क्या लगाएगा, एक टॉर्क क्रिएट कर देगा। और वो टॉर्क कैसा लगेगा, ये फोर्स इसको इस साइड धकेलना चाहेगा, ये वाला फोर्स इस साइड धकेलना चाहेगा। तो टॉर्क जो होगा वो क्या होगा, या तो साइड फोर्स इंटू एक्स, जो टॉर्क होगा वो कितने के बराबर होगा, साइड फोर्स इंटू एक्स, ये इंटू है और ये एक्स है, ठीक है, तो इसके बराबर होगा। या फिर हम बोल देते हैं कॉर्नरिंग फोर्स इंटू एक्स, ठीक है, तो इसके बराबर। तो ये टॉर्क लगता है, और ये टॉर्क क्या करेगा, ध्यान से देखो, ये टॉर्क अगर इसको किस साइड घुमा रहा है, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो इसके व्हील के अबाउट ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा, तो इसका मतलब आपका जो आपने स्लिप दिया था, स्लिप एंगल दिया था ऐसे, ताकि ये कॉर्नरिंग फोर्स लगे,
उसकी वजह से अब क्या होगा, इन दोनों की टॉर्क की वजह से वापस स्लिप, ये जो व्हील है इसकी जो एक्सिस है ये वापस इधर आने लगेगी, तो ये वापस सीधा सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो व्हील आपका स्ट्रेट ही मूव करेगा, लेकिन ये साइड, लेकिन इससे फायदा क्या हुआ, ये जो साइड थ्रस्ट जो अनबैलेंस फोर्स लग रही थी, अनबैलेंस फोर्स, ये वाली हमने कॉर्नरिंग फोर्स से बराबर कर दी, तो अब हमारा व्हील बाहर नहीं जाएगा, वो सीधा जाएगा। जबकि समझ में आया कि नहीं आया भाई? हेलो, समझ में आया? मैं फिर से एक बार और रिपीट कर देता हूँ। एक अनबैलेंस फोर्स लगती है क्योंकि व्हील अपने इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो वो रोटेट करने की वजह से साइड फोर्स लगती है जो कि बाहर की तरफ लगती है। बाहर की तरफ लगने की वजह से क्या होता है, आपका ये व्हील बाहर जाना चाहेगा, जो कि सीधा था पहले, तब की केस बता रहा हूँ। तो हमने क्या किया, इस व्हील को इंक्लाइंड कर दिया, गिवन वी हैव गिवन सम एंगल, ये एंगल दे दिया जो डायरेक्शन ऑफ मोशन के कुछ एंगल इंक्लाइंड हो गया, और इसको हम बोलते हैं स्लिप एंगल। और वो स्लिप एंगल इसलिए दिया ताकि वो एक एंगल पे इंक्लाइंड हो जाए, जिसकी वजह से एक कॉर्नरिंग फोर्स फिर से जनरेट हो और वो अंदर की तरफ लगे, जो कि साइड थ्रस्ट के बराबर हो। ठीक है, अब वो जैसे ही बराबर हो, लेकिन टॉर्क लगता है इसकी वजह से, वो टॉर्क क्या करता है आपके, ये टॉर्क लगता है इस तरह से, और वापस आपके व्हील के इस एक्सिस को स्ट्रेट एक्सिस में लाना चाहता है, तो स्लिप एंगल को ये फिर से मतलब जीरो करना चाह रहा है। तो ये स्लिप एंगल जो होता है वो हमारा जीरो होने लगता है, और उसकी वजह से क्या होता है, व्हील हमारा सीधा चलता है। लेकिन अब क्या हुआ, पहले भी तो सीधा चल रहा था, पहले सीधा चल रहा था, लेकिन आपका ये जो साइड थ्रस्ट फोर्स इसको बाहर धकेल रहा था। लेकिन अब क्या होगा, अब आपका ये कॉर्नरिंग फोर्स और साइड थ्रस्ट को बैलेंस कर दिया है, तो कोई ना तो फोर्स इस साइड लग रहा है ना इस साइड लग रहा है, लग तो रहा है लेकिन बैलेंस है, और आपका व्हील सीधा चल रहा है, तो कोई एक अनबैलेंस फोर्स इस पर रही नहीं है। ठीक है, और टॉर्क उसको रखने में, जो अनबैलेंस टॉर्क थी वो उसको स्ट्रेट रखने में हेल्प कर रही है, और वो तब तक करेगी जब तक ये जीरो ना हो जाए। तो जैसे ही स्लिप एंगल जीरो हो जाएगा तब टॉर्क जीरो हो जाएगी। क्लियर? तो यही चीज यहाँ पे ये बता रहा है। अब ये बोलता है कि 2-3 ग्राफ बनाया है कि कॉर्नरिंग फोर्स और स्लिप एंगल के बीच में ग्राफ बनाए, जैसे जैसे स्लिप एंगल बढ़ाते जाओगे आपका कॉर्नरिंग फोर्स बढ़ता जाएगा, जितना ये स्लिप एंगल ज्यादा रखोगे, ये एंगल स्लिप एंगल है। अब ये एंगल जैसे जैसे इंक्रीज करोगे, जैसे जैसे इंक्रीज करोगे वैसे वैसे ये कॉर्नरिंग फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा, और वो किस तरह से होगा, इस ग्राफ के अलॉन्ग होगा। ठीक है, पहले थोड़ा सा लीनियर टाइप है, हालांकि ये पैराबोलिक मान लो आप, तो उसको फॉलो करता है, तो ये इस तरह से इंक्रीज करता चला जाता है। अब इन्फ्लेशन प्रेशर, ये जो टायर है इसके अंदर कितना प्रेशर है, एयर प्रेशर कितना है, उसको इन्फ्लेशन प्रेशर बोलते हैं। तो इन्फ्लेशन प्रेशर कितना है, प्रेशर कम है ज़्यादा है, उसके हिसाब से भी ये कॉर्नरिंग फोर्स कम ज़्यादा लगती है। अगर आपके टायर में प्रेशर कम है तो आपका कॉर्नरिंग फोर्स जो होगा वो कम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इन्फ्लेशन प्रेशर बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, तो आप देखो फाइनली ये एक लीनियर फॉर्म में बढ़ता जाएगा, तो कॉर्नरिंग फोर्स भी बढ़ता जाएगा। तो प्रेशर बढ़ाया तो आपका कॉर्नरिंग फोर्स भी बढ़ा। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जब टॉर्क लगता है ये बैलेंस करता है, ये सारा मैं बता दिया आपको। ये वाला मैं बता देता हूँ, स्लिप एंगल। स्लिप एंगल और आपका सेल्फ राइटिंग टॉर्क। अब ये सेल्फ राइटिंग टॉर्क क्या है, मैं वो आपको बता देता हूँ कि इसको जब हमने क्लोजली एग्जामिन किया, ठीक है, तो एक सिचुएशन आई जो मैंने आपको अभी बताई कि भाई एक टॉर्क लगता है और ये कॉर्नरिंग फोर्स लगता है और ये इसको बैलेंस करता है जब हम एक एंगल दे देते हैं। तो ये अपने आप ही हो रहा है ना, क्योंकि बस हमने इंक्लाइंड किया, कोई अलग से कंपोनेंट नहीं लगाया। जब हमने ये स्लिप एंगल दिया उसके बाद ये कॉर्नरिंग फोर्स ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ और इसने साइड थ्रस्ट के बराबर कर दिया, यहाँ पे लगा था। ठीक है, लेकिन ये दोनों फोर्स बराबर थे तो ये बैलेंस हो गए, ये फोर्स और साइड थ्रस्ट फोर्स दोनों बैलेंस थे, बराबर हो गए, इसीलिए इसने स्ट्रेट लाइन में दिखा दिया। लेकिन इन दोनों के अनबैलेंस होने की वजह से एक टॉर्क और जनरेट हो गया, तो वो टॉर्क इसने एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से टॉर्क को दिखाया हुआ है। तो सिर्फ अनबैलेंस जो टॉर्क है वो रहा, और वो तब तक रहेगा जब तक ये वाला एक्सिस आपका सीधा ना हो जाए। जैसे ही सीधा हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा, तो आपका साइड थ्रस्ट भी बैलेंस हो गया और कॉर्नर। अब जो ये टॉर्क लगा है, ये जो टॉर्क लगा है, ये कोई हमने इक्विपमेंट लगाया है या अपने आप ही लगा है? अपने आप लगा है, बस हमने क्या किया, एंगल चेंज किया, स्लिप एंगल दिया। तो इसलिए इस टॉर्क को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ राइटिंग टॉर्क। ठीक है, ये सेल्फ राइटिंग टॉर्क। तो वो आप बोलता है कि इस सेल्फ राइटिंग टॉर्क और स्लिप एंगल के बीच में हम ग्राफ बनाए तो कैसा बनेगा। तो जब मैं स्लिप एंगल बढ़ाता हूँ, जैसे जैसे ये एंगल बढ़ाता जाऊंगा, ये वाला एंगल, तो आपका पहले तो सेल्फ राइटिंग टॉर्क बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, एक पॉइंट आएगा जब वो मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर आप स्लिप एंगल और बढ़ाओगे
तो आपका सेल्फ राइटिंग टॉर्क जो है वो बढ़ेगा नहीं, वो घटेगा। ठीक है, सेल्फ राइटिंग टॉर्क एक पॉइंट के बाद वो घटने लग जाता है। ठीक है, तो ये आपका एक ग्राफ है। ये क्यों घटता है उसका रीज़न ये है, ये जरा देख लो। हल्का सा आइडिया दे देता हूँ, वरना डेरिव आप अगर एक फोर्स लग रही है इस साइड, अब ये एंगल इस साइड है थीटा, इस फोर्स को दो कंपोनेंट में डिवाइड करना है, मान लो एक इधर और एक इधर। तो जब तक ये एंगल कम रहेगा तब तक इस वाले कंपोनेंट का फोर्स 45 डिग्री से कम रहेगा ना थीटा, तो इस फोर्स का सबसे मैक्सिमम पोर्शन इस साइड में ज़्यादा लगेगा, इस डायरेक्शन में। और इस कंपोनेंट का, ये जैसे मैं इसको दो कंपोनेंट दिखा रहा हूँ, मान लो ये एफ है, तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लगेगा रिजॉल्व करेंगे तो, और दूसरा कंपोनेंट जो है वो मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ, ग्रीन कलर से, वो लगेगा इस साइड। ठीक है, ये रहा, इस साइड लगेगा। अब मुझे ये बताओ, जब थीटा जो है 45 डिग्री से कम होगा, ये 45 डिग्री से कम होगा, तो आपका ये वाला फोर्स F1 जो इसका कंपोनेंट है, एक जो F cos थीटा है और ये F sin थीटा है, कौन से वाला ज़्यादा रहेगा? ये ज़्यादा रहेगा। जैसे ही थीटा से ये ज़्यादा हो जाएगा, तो थीटा से 45 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 45 से ज़्यादा यानी ये वाला फोर्स अब आपका इधर लगने लगा, तो ये आपका 45 से कम है। तो अब इसका जो कंपोनेंट है ये F sin थीटा, अब ये बढ़ेगा और ये कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा F cos थीटा। तो इसीलिए तब इसकी सेल्फ राइटिंग टॉर्क जो है वो कम हो जाएगी, इसी के बेस पे होता है ये। तो बोल रहा है एक पर्टिकुलर एंगल तक तो बढ़ेगा, उसके बाद क्या होगा, ये घटने लग जाएगा। तो ये जो घट रहा है वो इसीलिए घट रहा है। ठीक है, ये आपको हालांकि करने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा करा दिया, अभी बस इतना ही समझो। कराने को बता सकता हूँ, सुनना है ये, या ये ज़्यादा हो जाएगा फिर? सिलेबस में तो नहीं है, बताऊँ? यस सर। बता दूं, कॉर्नरिंग फोर्स जो है और ये सेल्फ राइटिंग टॉर्क है। तो आपका अगर दोनों के बीच में ग्राफ बनाओगे, सेल्फ राइटिंग टॉर्क और कॉर्नरिंग फोर्स, सेल्फ राइटिंग टॉर्क यानी टी टॉर्क और कॉर्नरिंग फोर्स, तो कहता है कि इनके बीच में आप बनाओगे, तो अगर इस साइड आप बना रहे हो, एक साइड में एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हो, तो बोलता है ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। फिर एक पर्टिकुलर टाइम आएगा जब सेल्फ राइटिंग टॉर्क और कॉर्नरिंग फोर्स की एक पॉइंट आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप सेल्फ राइटिंग टॉर्क बढ़ाना भी चाहोगे तो नहीं बढ़ेगा, वो वापस घटेगा। तो जब घटेगा तो आपका कॉर्नरिंग फोर्स जो है लेकिन फिर भी बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो कॉर्नरिंग फोर्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फिर जाके मैक्सिमम आ जाएगा जब आपका सेल्फ राइटिंग टॉर्क फिर से कम आया, मतलब एक बार बढ़ने के बाद, सेल्फ राइटिंग टॉर्क बढ़ाने के बाद टी को बढ़ाया और फिर टी को घटाओ, तो फिर ये एक मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक बार बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे बढ़ाना पड़ेगा, फिर उसके बाद एक बार घटाना पड़ेगा। अब अगर एक डायरेक्शन में हो रहा है तो पॉजिटिव स्लिप एंगल बोलते हैं, अगर दूसरी डायरेक्शन में कर दो क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव स्लिप एंगल। और उसमें भी हमने देखा है कि वही सेम साइक्लिक ग्राफ ये फॉलो करता है कि पहले एक बार बढ़ेगा, अगर सेल राइटिंग राउंड को दूसरी डायरेक्शन में बढ़ाते जाओगे तो आपका फोर्स भी बढ़ता जाएगा, एक पॉइंट आएगा, उसके बाद अगर आप फिर बढ़ाने की कोशिश करोगे तो सेल राइटिंग रोड उस साइड तो नहीं बढ़ेगा, उल्टी डायरेक्शन में बढ़ेगा। तो जैसे घटेगा तो आपका फिर से फोर्स जो है वो घटता जाएगा तो एक फोर्स बढ़ता जाएगा, तो कॉर्नरिंग फोर्स उल्टी डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये बताया हुआ, हालांकि ये अभी आपके सिलेबस में इतना नहीं है, ना ही ये भी छोड़ देते हैं अभी, किंग पिन वाला कैम्बर का इफेक्ट क्या पड़ता है, क्योंकि बहुत कुछ है। अंडर स्टेयर और ओवर स्टेयर देखो, ये बड़े काम की चीज़ है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो से दिखाता हूँ कि वीडियो में अंडर स्टेयर ओवर स्टेयर का क्या मतलब है। ठीक है, एक बार वीडियो देख लो, समझ आओगे। रेसिंग देखी है ना आप लोगों ने सबने? अंडर स्टेयर का अंडर स्टेयर और ओवर स्टेयर का मैं बस डायग्राम एक बार दिखाना चाह रहा हूँ कि गाड़ी जब स्किड करती है, आपने गाड़ी को रेसिंग करते हुए देखा होगा, तो मैं एक बार थोड़ा सा हल्का सा एक बार इसमें बता ही देता हूँ, फिर आप समझना। जैसे मान लो ये पाथ है, ये व्हीकल है आपका। ठीक है, एक मिनट, इसको स्ट्रेट बनाना पड़ेगा मुझे, नहीं तो जैसे ये व्हीकल है आपका, हो गया इसे। ठीक है, ये आपका व्हीकल है और ये आगे का फ्रंट है, तो आगे ऐसे जा रहा है। अब ये जाना चाहिए सीधा, ये इसकी लाइन ऑफ डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, ये सीधी जानी चाहिए इस तरह से। अब होगा क्या, ये सीधा पाथ जाने की वजह टर्न अब लेना है इसे, मान लो ये टर्न ले रहा है ऐसे, तो ये टर्न इसका फॉलो करना चाहिए। ये रास्ता जो है उसका सेंटर लाइन है, एक पाथ बनाया मैंने, उसका ये रोड का ये लेफ्ट कॉर्नर है और रोड का ये राइट कॉर्नर है।
तो सेंटर लाइन को पाथ करते हुए इस लाइन को फॉलो करते हुए जाए गाड़ी, ठीक है। अब होगा क्या, कई बार आपकी गाड़ी की स्पीड इतनी होगी कि अगर ये गाड़ी जा रही है तो कई बार क्या होगा, आप स्किड करना चाहोगे, तो अब मैं इसकी लाइन ऑफ डायरेक्शन बता रहा हूँ सेंटर लाइन की, कि व्हीकल मेरा ट्रैवल कर रहा है और ये ट्रैवल करते हुए ज़्यादा स्टेयर नहीं कर पा रहा है और ये कम स्टेयर कर रहा है। इसकी वजह से क्या हुआ है, जो कर्व हमें लेना था वो कर्व नहीं ले पाया, और देखो यहाँ पे कर्व जो है ये वाला कर्व लेना था, ये रेडियस का कर्व लेना, लेकिन अब रेडियस क्या हुआ, बढ़ गया, उतना ज़्यादा टर्न, शार्प टर्न नहीं ले पा रहा है, कम टर्न ले पा रहा है, कम स्टेयर कर रहा है। ज़्यादा स्टेयर करता तो इसके हिसाब से फॉलो करता सेंटर लाइन के, लेकिन इसने क्या किया, स्टेयर उतना अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो कम स्टेयर कर पा रहा है। आपका लास्ट में क्या होगा, गाड़ी इस पाथ से बाहर निकल जाएगी, ये रोड के पाथ से बाहर निकल जाएगी, जो इसका कॉर्नर था राइट एक्सट्रीम अगर हम देखें तो इससे बाहर निकल जाएगी, ठीक है। ये आपका सेंटर लाइन ऐसे जा रहा, तो आपने एक्चुअल में जितना स्टेयर करना था उससे ज़्यादा किया या कम किया, इसे बता सकते हो। इतना स्टेयर करना था ये ब्लू वाली लाइन के हिसाब से, ग्रीन वाली के हिसाब से, और आपने स्टेयर किया रेड वाली, आपका एक्चुअल व्हीकल गई रेड के पाथ के अलॉन्ग सेंटर लाइन, तो आपने जो ट्रेवल किया है, जो स्टेयर किया है, वो ओवर स्टेयर हुआ है या कम स्टेयर हुआ है, कम स्टेयर हुआ है, उसको बोलते हैं अंडर स्टेयर, ठीक है। तो ये वाली पाथ जो होगी वो अंडर स्टेयर कहलाएगी, ठीक है। पहले तो ये समझ लो। तो कई बार आपने रेसिंग में देखा होगा, जब वो स्टेयर नहीं कर पाता तो व्हीकल मेरी ऐसे चली जाती है। ये तब होता है जब मेरी गाड़ी जो हो कैसी हो, फ्रंट व्हील ड्राइव, जनरली कह रहा हूँ, आम तौर पे ऐसा नहीं है कि रेयर व्हील ड्राइव वाली में नहीं होगा, फ्रंट व्हील ड्राइव में होगा। फ्रंट व्हील का मतलब फ्रंट एक्सेल को आप पावर दे रहे हो, तो उस टाइम पे ये जनरली केस ऑकर करता है, क्योंकि उसको ही आप पावर दे रहे हो फ्रंट एक्सेल को, और स्टेयरिंग के लिए भी फ्रंट एक्सेल को ही हैंडल कर रहे हो, तो हम उतना हैंडल अच्छे से नहीं कर पाते, और वो क्या होता है, कम ज़्यादा अच्छे से स्टेयर नहीं हो पाता, और वो गाड़ी बाहर निकल जाती है बाहर की तरफ। अब दूसरा केस बोल रहा है कि अगर मैं फिर रेयर व्हील ड्राइव लेता हूँ, जनरली बोल रहा हूँ, फ्रंट व्हील में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर देखा गया कि रेयर व्हील में ओवर स्टेयर होता है। अब रेयर व्हील मतलब पीछे वाले व्हील को आपने पावर दी है। अब क्या होगा, अब मैं फिर से एक और पाथ बनाता हूँ, और इसको मैं रेड ब्लैक कलर से दिखाता हूँ। मान लो ये सेंटर लाइन ही पाथ करने, तो ग्रीन वाले को ही फॉलो करना है, मेरा ऑब्जेक्टिव ग्रीन वाली लाइन को फॉलो करना है, ये ग्रीन वाली सेंटर लाइन को, कि गाड़ी का सेंटर इसको फॉलो करे। लेकिन क्या होगा, आप पीछे वाले व्हील को फोर्स दे रहे हो, तो आपका व्हीकल जो है वो सीधा तो जा रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टेयर कर जा रहा है सीधा, ये ज़्यादा मतलब जितना करना चाहिए था उससे ज़्यादा कर गया। आपकी बात, आपको करना चाहिए था इतना स्टेयर, लेकिन आपका व्हीकल जो है वो ज़्यादा स्टेयर कर गया, तो ज़्यादा स्टेयर करने की वजह से क्या हुआ, ज़्यादा शार्प टर्न ले गया, तो इसको बोलते हैं ओवर स्टेयरिंग। और ये जनरली इन गाड़ियों में होता है जिनमें आपका रेयर व्हील ड्राइव होता है, जनरली बोल रहा हूँ, आमतौर पे फ्रंट व्हील में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर रेयर व्हील ड्राइव में बोलते हैं। अब इन दोनों में से बेटर कौन सा, मतलब बेटर कौन सा भाई बता सकता कोई, अंडर स्टेयर या ओवर स्टेयर? हेलो, अंडर स्टेयर बढ़िया है या ओवर स्टेयर है, क्या? स्टेयर में तो सर रोड के बाहर निकल जाएगी गाड़ी। हाँ, तो कौन से वाला बेटर है, अंडर स्टेयर या ओवर स्टेयर? अब ओवर स्टेयर में इधर निकल जाएगी, अंडर स्टेयर में इधर निकल जाएगी। तो बेटर तो कोई नहीं है। हाँ, बेटर कोई नहीं है, लेकिन अगर आप बोलो मतलब गाड़ी को अगर हाई स्पीड पे आप चला रहे हो तो दोनों में से एक चीज़ तो होनी है, ठीक है। तो अगर बोलते हैं अगर दोनों में से कोई एक चीज़ होनी है, तो दोनों वर्स्ट में, अंधों में काना राजा, तो बोलते हैं कि अगर अंधों में काना राजा का मतलब समझ रहे हो, दोनों ही खराब हैं, लेकिन कौन सा थोड़ा कम खराब है, तो बोलते हैं कि अंडर स्टेयर फिर भी ठीक रहता है, ठीक है, अंडर स्टेयर फिर भी ठीक रहता है। ओवर स्टेयरिंग खतरनाक है, क्योंकि ओवर स्टेयरिंग में कंट्रोल आपका लूज हो जाता है, ओवर स्टेयरिंग में आपका कंट्रोल फिर भी सर थोड़ा कम गाड़ी लूज स्किड होता है। करती है, सर हाँ ओवर स्टेरिंग में करती है ना। है, सर गाड़ी जो स्किड कर जाती है ओवर हाँ स्टेरिंग हाँ, वो ओवर स्टेयरिंग में करती है, जो पीछे वाला टायर घूम के ज़्यादा आता है, मैं दिखाऊंगा आपको। ये अंडर देखो, ये पीछे वाला टायर जो ज़्यादा स्लिप एंगल लेता है, आगे वाला टायर कम स्लिप एंगल लेता है, तो मैं अभी दिखाऊंगा एक वीडियो में, आपको बिल्कुल साफ हो जाएगा। मूवी देखी है आपने फास्ट एंड फ्यूरियस की, टोक्यो ड्रिफ्ट, गाड़ी ड्रिफ्ट करती है, तो वो ड्रिफ्ट के लिए ये ओवर स्टेयरिंग, हाँ, अगर आप ओवर स्टेयरिंग को कंट्रोल कर लो तो गाड़ी ड्रिफ्ट करती है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको एक वीडियो में, तब आपको क्लियर होगा, क्योंकि मज़ा तभी आएगा जब आप एक्चुअल वाली चीज़ समझो कि है क्या। अभी मैंने थ्योरेटिकली तो बता दिया, अभी पहले ये समझ लो, ओवर स्टेयरिंग को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अंडर स्टेयर को कंट्रोल करना थोड़ा आसान होता है। इसलिए बोलते हैं अगर दोनों में से कोई एक चीज़ होनी है तो अंडर स्टेयर हो जाए। ये अंडर स्टेयर में हम फिर भी कंट्रोल थोड़ा सा हमारे हाथ में रहेगा, इसमें हमारा कंट्रोल बहुत लूज कर जाता है ओवर स्टेयर में,
ठीक है। अब दोनों का वीडियो मैं दिखाता हूँ आपको, पूरा वीडियो नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ वो मोशन दिखाऊंगा जिसमें ओवर स्टीयरिंग और अंडर स्टीयरिंग हो रही है। ठीक है, ये अंडर स्टीयर को बता रहा है। अभी मैं एक वीडियो दिखाता हूँ आपका। व्हील जो है ये देखो, करेक्ट स्टीयरिंग थी, ये ग्रीन वाली लाइन जानी थी, लेकिन आपकी क्या होती है, स्पीड की वजह से और व्हील की स्टीयरिंग ग्रिप इतनी कम होती है कि वो ज़्यादा टर्न नहीं ले पाता है और ये रेड वाले पाथ को फॉलो करता है। ठीक है, अभी इसको एक्चुअल में चला के दिखाएगा गाड़ी को। अगर ये मोशन में दिखा तो मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये बाहर चला गया। अगर हो तो मैं देखता हूँ, ये देखो, अब यहाँ पे ये पाथ है, ये सेंटर लाइन है आपकी। अब ये जाना था यहाँ सीधा सीधा, लेकिन ये क्या हो रहा है, थोड़ा कम स्टेयर होने की वजह से बाहर चला गया और ये आउटर साइड में फोर्स ज़्यादा लग गई, ट्रैक्शन ज़्यादा हो गया और ये फोर्स लगने की वजह से बाहर की तरफ ज़्यादा चला गया। ठीक है, तो फ्रंट व्हील लूज ट्रैक्शन बिफोर द रेयर टायर। ठीक है, फ्रंट व्हील का जो ट्रैक्शन है, ग्रिप है, वो लूज कर जाता है पहले, किससे, रेयर टायर से। ठीक है, दिस काजेज द कार टू ड्राइव ऑफ द कॉर्नर टू द आउटसाइड। ठीक है, ये दिखा रहा है, देखो ज्यादा नहीं हुआ, बाहर निकल गया। तो इसको तरीका क्या है, बोलता है कि इसकी गाड़ी की स्पीड स्लो कर लो, और स्लो कर लोगे तो ये जो बाहर की तरफ जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है वो थोड़ी कम हो जाएगी, तो ट्रैक्शन आपकी ग्रिप अच्छी रहेगी और ये अंडर स्टेयर से बच जाएगा। अब ये अब ये देखो, ये अंडर स्टेयर है, ये इस तरह से बाहर निकल गई, जितना करना था उससे कम स्टेयर किया है ये, तो इसलिए अंडर स्टेयर कहला रहा है। अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ ओवर स्टेयर वाला। इसमें क्या होगा, ओवर स्टेयर में क्या होता है, आपका फ्रंट पीछे वाला व्हील जो है वो ज्यादा एंगल टर्न ले लेता है और आगे वाला कम लेता है। तो उससे क्या होता है, ये जो पीछे वाला हिस्सा है ना, टर्न होते हुए आगे आ जाता है और ये पीछे रह जाता है। अभी दिखाता हूँ, ये जैसे आ रहा है ओवर स्टीयरिंग का, देखो, ये देखो आगे निकल रहा है इसका। ये देखो, ये वाला पोर्शन जो है आगे निकलने लगा और ये थोड़ा पीछे रहने लगा है और ये आगे की तरफ थोड़ा सा स्किड कर जाता है। ये देखो, ये क्योंकि आपकी स्टीयरिंग क्या है, आगे वाला एंगल कम स्लिप एंगल ले रहा है, पीछे वाला ज्यादा ले रहा है, तो पीछे वाला ज्यादा ले रहा है तो ये अच्छा टर्न ले रहा है शार्प, आगे वाला उतना टर्न नहीं हो पा रहा। जब ये पीछे वाला ज्यादा होता है तो ये क्या होता है, पूरा का पूरा जिस सेंटर लाइन के अलोंग यहाँ से जाना था उससे ज्यादा चला जाता है अंदर। ये देखो, अब की बार रेयर व्हील ने क्या किया, ट्रैक्शन लूज कर दिया है फ्रंट वायर के हिसाब से, तो रेयर व्हील का ट्रैक्शन लूज हो गया, ट्रैक्शन ग्रिप नीचे ग्राउंड का सरफेस के साथ जो कांटेक्ट में, तो जब ग्रिप लूज होगी तो वह पीछे वाला टायर स्लिप करके आगे की तरफ आना चाहेगा, इसलिए ज़्यादा स्टीयरिंग हो जाती है और ये जितना स्टीयर करना था उससे कम करता है। इससे आपकी गाड़ी क्या करती है, स्पिन करने लगती है, ये ऐसे स्पिन कर जाएगी। ये ऐसे ये स्लिप करने लगती, ज़्यादा रोटेट करती है और ये आगे आ जाएगा। ये देखो, ये रहा, ये आपका देखो ऐसे टर्न करके आगे आने लगे, तो ये तब होता है जब पीछे वाले को स्लिप एंगल ज्यादा दे दो और आगे वाले को कम दे दो। रीजन ये है, रीजन क्या है, स्लिप एंगल का रीजन है, स्लिप एंगल आप पीछे वाले को ज्यादा दे रहे हो और आगे वाले को कम दे रहे हो, इस वजह से ये ओवर टर्न कर जाता है और इससे बोलते हैं ओवर रेटेट कर जाता है। अब ये ओवर रोटेट कर रहा, देखो आगे वाला पोर्शन आगे आ गया।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। तो यही चीज़ बता रहा है, जैसे ये अंडर स्टेयर में क्या बता रहा है कि आपका जितना पाथ फॉलो करना था, ये पाथ फॉलो करना था, ये पाथ फॉलो करना है, तो आपका क्या होता है, ये कम फॉलो करेगा और ये बाहर की तरफ से टर्न लेगा, तो कम स्टेयरिंग करेगा। लेकिन ओवर स्टेयरिंग में क्या होगा, जो पाथ फॉलो करना है उससे ज़्यादा टर्न लेके अंदर की तरफ ऐसे जाएगा, ठीक है, ज़्यादा टर्न कर जाएगा, क्योंकि पीछे वाले को ज़्यादा स्लिप एंगल दे रखा। अब रीज़न ये है, रीज़न क्या है वो बताता हूँ। अंडर स्टेयर का ले लेते हैं पहले। अंडर स्टेयर में क्या होता है, जो आगे वाला है स्लिप एंगल है वो ज़्यादा रहता है, ये स्लिप एंगल ज़्यादा रहता है फ्रंट वाले का जो स्टेयरिंग करते हैं, पीछे वाले का कम रहता है। तो पीछे वाले का कम रहने की वजह से क्या होता है, अगर मान लो ये सेंटर इंस्टेंटेनियस, ये क्योंकि इसका है जो टर्निंग एंगल है, स्लिप एंगल है, वो कम दिया इसको पीछे वाले को, और आगे वाले को ज़्यादा दिया स्लिप एंगल, तो आपका जो पॉइंट है वो क्या होगा, थोड़ा दूर बन जाएगा, ठीक है। तो कर्व रेडियस थोड़ा दूर बनेगा, इंस्टेंटेनियस सेंटर दूर बन जाएगा, इससे दूर बना, देखो दूर चला गया। अब रेडियस बढ़ जाएगा, रेडियस बढ़ेगा तो आपका जो व्हीकल टर्न कर रहा था, यहाँ पे अभी दिखा रहा था मैं, ये रेड वाला लाइन, इसका रेडियस बढ़ गया ना, ये देखो यहाँ पे ये सेंटर के अबाउट वो, तो ये रेडियस बढ़ने की वजह से ज़्यादा शार्प टर्न नहीं ले पाता और लंबा टर्न कर्व का टर्न लेता है, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम आती है। तो रीज़न क्या है, स्लिप एंगल जब आप फ्रंट व्हील का स्लिप एंगल ज़्यादा करते हो और रेयर व्हील का स्लिप एंगल कम करते हो, तो आपका क्या होगा, उल्टा अगर आप कर दो, आगे वाले का स्लिप एंगल कम करो, ये स्लिप एंगल कम किया स्टीयरिंग करते वक्त, और रेयर व्हील का स्लिप एंगल जो है, ये स्लिप एंगल जो है वो ज़्यादा कर दिया, तो स्लिप एंगल ज़्यादा किया तो देखो इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बनाई, तो आपकी बार क्या हुआ, जो इतना होना चाहिए था इंस्टेंटेनियस सेंटर, करेक्ट सेंटर, अगर आप ये जो सेंटर वाली लाइन है ग्रीन वाली जो हमें फॉलो करनी थी, उसके हिसाब से ये इंस्टेंटेनियस सेंटर होना चाहिए था, लेकिन अब आपने क्या किया, स्लिप एंगल ज़्यादा दे दिया पीछे वाले को, रेयर व्हील को, और आगे वाले को कम दिया, तो होगा क्या, आपका इंस्टेंटेनियस सेंटर पास में बन जाएगा। यहाँ से देखो ये दूर है ज़्यादा है पास, अगर ये वाले रेडियस देखोगे, इन सारे व्हील के रेडियस देखोगे, ये वाले जो पहले करेक्ट वाले स्टीयरिंग है, और अगर अब वाली देखोगे जो हम ज़्यादा एंगल दे रहे हैं पीछे वाली को, तो वो रेडियस ये रेडियस आपके छोटे हो गए हैं, इंस्टेंटेनियस सेंटर पास में आ गया, तो इससे क्या होगा, आपका जो रेडियस छोटा होगा तो आपका कर्व जो होगा वो शार्प टर्न हो जाएगा। इसी वजह से क्या होता है, आपका ये ग्रीन वाले को नहीं करता, ये ब्लैक वाले को फॉलो करता है, तो ज़्यादा स्टेयर कर जाता है। क्योंकि अभी इस ब्लैक वाले को अगर आप देखोगे, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ब्लैक से ही दिखा रहा हूँ, ये जो ब्लैक वाला है इसका रेडियस जो सेंटर है वो अब आई जो है वो पास में आ गया, पहले वाले से पास में आ गया, तो अब क्या होगा, ये ज़्यादा टर्न लेगा, शार्प टर्न ले लेगा, क्योंकि जितना छोटा रेडियस होगा, ये देखो ना, दो सर्कल बना रहा हूँ एक पॉइंट के अबाउट, तो किसका शार्प टर्न जो है शार्प है, सेम एंगल ट्रेवल करने के लिए, थीटा एंगल ट्रेवल करने के लिए, इसका शार्प टर्न है या इसका शार्प टर्न है, ये शार्प टर्न से मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, क्लियर। तो इसीलिए जब रेडियस छोटा हो रहा है, वो रेडियस कब छोटा होता है, जब पीछे वाले व्हील जो स्लिप एंगल है वो कम रखते हो और स्लिप एंगल आगे वाले का ज़्यादा रखते हो, तो जैसे ही वो रखोगे आपका ओवर स्टीयरिंग हो जाएगा। बस इतना मैं समझाना चाह रहा था, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है इसके पॉइंट्स में, जो मैं आपको नोट्स में दूंगा, बाकी आपको उतना करने की ज़रूरत ही नहीं है। आज के लिए इतना ही, और मैं आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ, आप लोग जा सकते हो, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ लो। सर पीछे वाले का स्लिप एंगल जब ज्यादा होता है तो ओवर स्टेयरिंग होती है। पीछे वाले का स्लिप एंगल, ये देखो दिखाता हूँ, बंद कर दिया क्या, ये आप देख रहे हो, पीछे वाले का अगर आप स्लिप एंगल कम रख रहे हो, पीछे वाले का स्लिप एंगल आप कम रख रहे हो, ज़्यादा रख रहे हो, सॉरी ये उल्टा कर दिया क्या मैंने, पीछे वाले का स्लिप एंगल जब आप ज़्यादा रखते हो, मैंने ये ऊपर वाले के लिए लिखा था ना, सॉरी, ये वाला जो है, जब पीछे वाले का स्लिप एंगल ज़्यादा रखते हो ना, तब आपका ये इंस्टेंटेनियस सेंटर अंदर की तरफ आएगा, तब ओवर स्टीयरिंग होगी, ठीक है। लास्ट वाली लाइन शायद मैं गलत बोल गया, पहले ठीक ही बताया, ये रहा, स्लिप एंगल जो है वो ज़्यादा रखते हो ना तब आपका होगा, और आगे वाला कम रखना पड़ेगा। और अंडर स्टेयर में क्या होगा, ये देखो ये टर्न ज़्यादा ले रहा है, यहाँ पे स्लिप एंगल ज़्यादा रखना पड़ेगा और यहाँ पे स्लिप एंगल आपका कम रखना पड़ेगा,
जब पीछे फ्रंट वाले का, आप ये समझ लो फ्रंट वाले व्हील को अगर आप स्टीयरिंग एंगल ज़्यादा दोगे तो आपका इंस्टेंटेनियस सेंटर जो है वो दूर बनेगा, उसकी वजह से जो कर्व रेडियस कम रेडियस का होगा, तो इसकी वजह से कम टर्न लेगा, यानी अंडर स्टेयर करेगा, ज़्यादा स्टेयर नहीं कर पाएगा, तो अंडर स्टेयरिंग होगी। लेकिन अगर आप सेम वही चीज़ यहाँ पे क्या करते हो, सर कम टर्न तो ओवर स्टीयरिंग में होता है ना? कम टर्न तो कम ओवर टर्न नहीं स्टीयरिंग होता, में होता है। नहीं 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 नहीं, अंडर स्टेयरिंग में। अंडर का मतलब क्या है? अंडर अंडर स्टेयरिंग है जब ये कम टर्न हो रहा है। इनमें से कौन सा टर्न हो रहा है बताओ मुझे? ये देखो, ये 3 लाइनें दिख रही हैं आपको, एक रेड कलर की दिख रही है, ये रेड कलर की दिख रही है, एक ग्रीन है और ये ब्लैक है। जो ग्रीन वाला पाथ है वो हमें फॉलो करना है। तो रेड वाला अंडर स्टेयर है या ब्लैक वाला ज्यादा टर्न ले रहा है? शार्प टर्न कौन सा ले रहा है? ब्लैक वाला ले रहा है, इसीलिए इसको ओवर स्टेयरिंग बोल रहे हैं। जितना स्टेयर करना है उससे ज्यादा स्टेयर कर ले रहा है। हमें करना चाहिए था ये स्टेयर वाला, लेकिन उससे ज्यादा स्टेयर कर गया, इसीलिए तो ज्यादा शार्प टर्न ले गया। जब रेड वाला है वो कम टर्न किया है, उतना शार्प टर्न नहीं कर पा रहा, कम टर्न कर पा रहा, इसलिए व्हील से बाहर चला गया, ये आउटर साइड से बाहर चला गया, कम स्टेयर हुआ है, इसीलिए इसे अंडर स्टेयर कहते हैं। तो ये जो पोर्शन है ये आपका अंडर स्टेयर वाला है, ठीक है। कम स्टेयरिंग हो रही है तो अंडर स्टेयर है, ज्यादा स्टेयरिंग हो रही है तो ओके ओवर सर। स्टेयर है। इसीलिए तो नाम ही अंडर इसीलिए है ना, क्योंकि कम हो रही है, लेस, और ओवर मतलब ज्यादा, ठीक है। तो ये बाहर वाला है जो अंडर स्टेयर है, ये फ्रंट वाला जो डायग्राम है वो है। जब आप ऊपर बड़े वाले आगे वाले एंगल को, इनके आगे वाले स्लिप एंगल को ज़्यादा रखते हो, तो जब ये आगे वाला स्लिप एंगल ज़्यादा रखोगे तब आपका अंडर स्टेयर करेगा। लेकिन जब आपका पीछे वाला स्लिप एंगल ज़्यादा रखोगे तो आपका ओवर स्टेयर करेगा, क्योंकि उससे क्या होगा, इंस्टेंटेनियस सेंटर पास बढ़ेगा, छोटा रेडियस हो जाएगा, तो जो टर्न लेगा वो छोटे रेडियस पे लेगा, ठीक है। ये वाला व्हीकल ज़्यादा स्लिप एंगल पे तो ये आगे आने लगता है, और ये गाड़ी जो है थोड़ी देर के बाद अगर आप देखोगे तो गाड़ी का व्हील यहाँ पे है, मान लो ये दोनों व्हील ऐसे हो जाएंगे और ये दोनों व्हील यहाँ आ जाएंगे, तो ये ऐसे पोजीशन में आ जाएगा। ये आगे आना चाहेगा ज़्यादा और ये पीछे रहना चाहेगा, क्योंकि पीछे वाला जो है वो ग्रिप अपना लूज कर रहा है, तो वो स्किड करके आगे आ रहा है, ठीक है, जो अभी वीडियो में दिखाया था मैंने आपको। तो ओवर स्टीयरिंग हो रही है। अब पूछो कुछ पूछना है तो। डाउट क्लियर? यस सर। ठीक, तो मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ एक बार, आप लोग जा सकते हो अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए। थैंक यू।